आर्य समाज एकमात्र ऐसा संस्था है जहाँ के सिद्धांतों में सच्चाई है, पाखंड नहीं है, ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है। हमारी धर्मपत्नी ने कहा मंगलवार का दिन था, मैं सेब बना रहा था, वही मंगलवार सेब नहीं बनाते। उस दिन के बाद मैंने प्रण लिया मंगलवार और शनिवार 2 दिन जो लोग निषेध मानते हैं उस दिन सेब मैं जरूर बनाता हूँ। कौन से ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो आपको लगता है कि महर्षि के कार्य जो अधूरे रह गए थे वो और पूरे हो जाएंगे? महर्षि का जो प्रकाशन का कार्य है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए विश्व पुस्तक मेला। मैं समझता हूँ शायद बहुत सारा परसेंटेज मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम युवतियों की, मुस्लिम युवकों की रही है जो सत्यार प्रकाश मेले से लेकर के पढ़ा है। 50 वर्ष संघर्ष के, सेवा के, समर्पण के और समाज निर्माण के। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की यह यात्रा हमें बताती है कि जब उद्देश्य महान हो और कार्यकर्ता समर्पित हो तो समय भी इतिहास बन जाता है। आज हम इसी इतिहास के कुछ स्वर्णिम पन्नों को पलटने जा रहे हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। मैं हूँ हरप्रीत कौर। इन पॉडकास्ट के माध्यम से आभार व्यक्त कर रहे हैं हम सभा के कर्मठ कार्यकर्ताओं व अधिकारियों का, जिन्होंने अपने जीवन के कीमती वर्ष वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिए। आभार के साथ आइए उनकी स्मृतियां, अनुभव और भविष्य के लिए उनके प्रेरक विचार सुने। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है श्री सुखबीर आर्य जी। हार्दिक स्वागत करती हूँ सुखबीर जी आपका और आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद मैडम आपका। सुखबीर जी, बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो शुरुआत में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे आर्य समाज से अगर आपका जुड़ाव कहे तो वो कैसे शुरू हुआ, किस घटना ने आपको प्रेरित किया? बेसिकली मैं किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आता हूँ और उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसमें गांव है। और वहाँ पर जब हम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे उस समय हमारे गाँव में प्रचारक जाया करते थे और हम स्कूल गांव से लगभग हमारा 3 किलोमीटर दूर था। तो वो प्रचारक जाते, उनका बाजा और ढोलक जो सामान होता था वो स्कूल में आया करते थे, वहाँ से हम लेकर उनको गांव तक जाया करते थे। तो उनके साथ हमारा स्नेह, और उस समय शौच आदि के लिए बाहर जंगलों में जाया करते थे तो उनको व्यवस्थाएं करना, खाने पीना देखना, ये सब व्यवस्था हमारे ऊपर रहती थी। तो रात को प्रचार करते थे तो उनकी बड़ी अच्छी बातें लगा करती थी। वहाँ से आर्य समाज के प्रति लगाव और स्नेह पैदा हुआ। सोचा आर्य समाज की विचारधारा जो सोच है बहुत अच्छी है, सामाजिक है, देश की उन्नति के लिए है, समाज की उन्नति के लिए है, बुराइयों को दूर करने के लिए है, अंधविश्वास को मिटाने के लिए है। तो तब आपकी आयु कितनी होगी जब ये विचार आया? लगभग 12-13 साल। तो 12-13 साल की इस किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा जो विचार कहें आपके मन को किसने मतलब ललकारा था कहेंगे? उस प्रति उस समय एक धूम्रपान निषेध कार्यक्रम था, उस स्लाइड के माध्यम से दिखाते थे जी। तो वो चीज़ हमारे को बड़ा क्लिक करी। और अंधविश्वास, ये चीज़ें 2 ऐसी लगी जिससे मन को क्लिक किया और सोचा कि हाँ इस संस्था के जुड़ने के लाभ है और ये देश हित में और समाज हित में बुराइयाँ हैं उनको दूर करने का काम कर रही है। तो वहाँ से एक लगाव पैदा हुआ। उस लगाव में फिर दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती गई, पर जहाँ जहाँ कार्यक्रम हुए वहाँ रुचि बनी, वहाँ जाने लगे। इस तरह से उसका सूत्रपात हुआ समाज के साथ। आर्य समाज से ऐसे आप जुड़े। और अगर हम दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं तो उसके इतिहास में अगर हम बात करें तो वो आप जब जुड़े तब वो क्या था, उसकी स्थापना की कुछ बातें अगर हमें बताना चाहेंगे उस वर्ष की। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा से बेसिकली मैं जुड़ा हुआ हूँ 1990 से जी। उस समय सूर्यदेव जी प्रधान और वेदव्रत शर्मा जी महामंत्री हुआ करते थे। तो उस समय हमारा काम यही होता था, चुनाव के टाइम पे हम आते थे, दशांश और बेविचार राशि लेकर के समाज के प्रतिनिधियों को एक्सेप्ट करते थे। तो उस समय समाज में 2 कर्मचारी हुआ करते थे, एक रामकिंकर जी थे, एक जगदीश जी थे जी। 2003 में एक क्रांति सी आई जिस समय लोग उस व्यवस्था से कुछ ऊब सी चुके थे। तो उस समय ब्रह्मचारी राज सिंह जी प्रधान बने दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के और महामंत्री श्री विनय आर्य जी। उसी समय मेरे को सभा का मंत्री पद का दायित्व मिला 2003 में। उस समय से सभा हम बहुत ज़्यादा नज़दीक से जुड़े हैं। तो दिन प्रतिदिन सभा के काम दिनों तो बढ़ते गए और आज आप सबके सामने का आज एक बट वृक्ष सभा के काम दिखाई देते हैं। तो 2003 के में उस समय कुछ ऐसे विचार शुरू हुए कि सब प्रचार के लिए कुछ काम किए जाएं। सबसे पहले था ये पुस्तक मेला जी। 2003 में
पहली बार पुस्तक मेला लगाया गया था उस समय सभा का पहला अनुभव था। एक राम स्वरूप जी हैं, धर्मशाला में उनका आश्रम है, उनके साथ मिलकर के हमने आधा स्टॉल लगाया था। आधा में किताब उनकी थी, आधे में हमारी थी। उसके बाद फिर एक स्टॉल लगाया, एक के बाद फिर करते करते आज देखते हैं 10-12 स्टॉल लगते हैं, वो भी लगता है कम पड़ते हैं। तो ये पहला स्टॉल जो आप बता रहे हैं ये विश्व पुस्तक मेला? विश्व पुस्तक मेला 2003 प्रगति मैदान में लगा था, उसमें आधा स्टॉल हमने लिया था। बहुत खूब। उसके बाद फिर एक लिया, उसके बाद 4 स्टॉल किए। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जब से प्रधान जी अपना धर्मपाल जी प्रधान बने इस दिल्ली सभा के, तब से निरंतर और प्रगति हुई। तो आज 10 से 12 हम स्टॉल लेते हैं, बड़ा विशाल स्टॉल लगता है, उसमें शंका समाधान भी होता है। तो सभा का काम दिनों त्रैमास के बाद से बढ़ना प्रारंभ हुआ और अब निरंतर प्रगति पर है। तो आपको लगता है कि उस वक्त जो साहित्य के जरिए जो क्रांति आई थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। और इस समय एक वाकया मेरे को अच्छे ध्यान आता है, उस समय धर्मशाला में एक पुस्तक मेला लगा था, उसको मैं गया था लगाने के लिए। और वहाँ पर जो लोकल मीडिया था क्षेत्र का, वो रोज़ कवर करने के लिए आते थे जी। और वहाँ पर उनकी रोज़ अखबार में खबरें छपती थी। और विश्व की सबसे पुरानी पुस्तक वेद के दर्शन करना चाहते हैं तो आइए विश्व पुस्तक मेला धर्मशाला में दिल्ली यार प्रदेश सभा के स्टॉल पर, ये करके हेडिंग बनता था और रोज़ छपती थी और रोज़ वेद के फोटो। और एक व्यक्ति उस समय, एक जगह है हिमाचल में चाय के बागान है, वहाँ से एक व्यक्ति आया था, नौजवान जी। वो कह रहा था मेरे को 35 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ एक सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक को, जो मेरे को नहीं मिली और यहाँ करके मिली है। मेरी खुशी का आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी खुशी। तो मैं मानता हूँ इस तरह की जो उसकी वाक्य था, तो हमें लगा कि हमारा दिल्ली से धर्मशाला इतना दूर जाके पुस्तक मेला लगाना सार्थक हुआ। तो पुस्तक मेलों में बहुत दूर दूर से श्रोता पुस्तक के प्रेमी आते हैं, पुस्तक लेके जाते हैं। और हमारे स्टॉल पर अनेकों तरह की पुस्तक, विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें एक जगह मिल जाती हैं, इसलिए ग्राहकों को, पढ़ने वालों को ये सबसे बड़ा लाभ होता है। अलग अलग प्रकाशकों कहाँ ढूंढते पड़े, वो सारे प्रकाशकों को मिला करके हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और वहाँ पर सब साहित्य उपलब्ध कराते हैं और बहुत ही रियायती मूल्य पर कराते हैं। विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश शुरू में हमने 10 रुपये का हमने वितरण किया था, सिर्फ प्रचार की दृष्टि से अधिक से मैक्सिमम लोगों के पास जाए, तो हम 10 रुपया मूल्य रखा। 10 रुपये में लगभग 15,000 प्रतियाँ हर पुस्तक मेले में हमारा रिकॉर्ड रहा है बेचने का, बेचते रहे 10-10 रुपये के हिसाब से। तो आप कल्पना करें कितने लोगों को सत्यार्थ प्रकाश पहुँचता होगा। और उसमें भी मैं समझता हूँ शायद बहुत सारा परसेंटेज मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम युवतियों की, मुस्लिम युवकों की रही है, जो सत्यार्थ प्रकाश ले करके उन्होंने पुस्तक वहाँ मेले से लेकर के पढ़ा है। तो जो आप कहेंगे आप एक्टिव रहे हैं, जिसे कहेंगे पूरा प्रॉपर जिसे एक्टिव कहेंगे, वो 2003 के बाद 2003 के बाद से पूरी तरह से एक्टिव हूँ। तो आपको जब मंत्री का ओहदा दिया, आपको एक होता है ना, एक थोड़ा एक हौसला बढ़ता है, कहते हैं प्रोत्साहन मिलता है। जी। लेकिन आपको लगा होगा कि दायित्व भी ज्यादा हो गया होगा? हाँ, दायित्व है। और उसमें मेरे पास 2 दायित्व विशेष रूप से थे, एक तो पुस्तक मेले का लगाने का और दूसरा था स्वाध्याय शिविर का। 2012 में स्वाध्याय शिविर हमने प्रारंभ किया था, जो दिल्ली सभा ने मेरे को जिम्मेदारी सौंपी। और उसके बाद हमने साल में 1-2 स्वाध्याय शिविर दिल्ली से बाहर लगाए, उसमें भी करीब 45-50 लोग जाया करते थे। मोस्टली स्वाध्याय शिविर एक देहरादून में गुरुकुल पौधा है देहरादून में, वहाँ पर लगे, बड़ा इंटरेस्ट रहा लोगों के अंदर। उसमें भी स्वाध्याय हमने सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद की जो ग्रंथ हैं, जिसमें ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका है, संस्कार विधि है और गौ करुणानिधि है और आर्य अभिनय है, इस तरह के। और सत्यार्थ प्रकाश तो 3 साल कंटिन्यू पढ़ाया वहाँ पर स्वाध्याय करा। तो सुखबीर जी, आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम इतना युग जो है वो सोशल मीडिया, डिजिटलाइज, ये सब इतना नहीं हुआ, उस समय नहीं था, भारत में इतना नहीं आया था। जी। यूट्यूब भी बहुत देर बाद आया था। बहुत देर बाद, उस समय तो नहीं फिर था। अब आप देख सकते हैं, अब तो कदम के साथ कदम मिला रहे हैं और टेक्निक में भी बहुत आगे हैं। और सभा क्या, आर्य समाज की जितनी भी हमारे संस्थाएं हैं, वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं, आगे लेके जा रही हैं। अब तो वैदिक प्रचार प्रसार हो रहा है, तो आप देखते हैं कितना अंतर आ गया। अब देखिए, वैदिक प्रचार के जो अंतर आया है प्रचार में, सबसे बड़ा तो क्रांति आई है आपके आर्य मीडिया सेंटर बनने के बाद जी। इससे पहले हमारे पास माध्यम में तो टेलीविज़न होता था या प्रिंट मीडिया, अखबार, ऐसा होता था, सोशल मीडिया नहीं था। अब तो सोशल मीडिया भी बहुत एक्टिव है और आपके मीडिया सेंटर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें प्रकाशित होती हैं, बहुत प्रचार को अच्छा बल मिला है, तो आज जन जन तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं, तो इसका भी बड़ा फ़ायदा सभा को मिला है। जी। आपका परिवार के बारे में जानना चाहेंगे, आपका जन्म कहाँ का है और कब का है, और अपने परिवार को आपने अब कैसे जोड़ा हुआ है आगे? मेरा जन्म तो गांव का ही है और मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटियां, उन सब का जन्म भी गांव का ही है।
जी, गांव कहाँ पर? अलीगढ़ उत्तर अलीगढ़, प्रदेश उत्तर में प्रदेश। गांव पे गांव है एक केसी। आज भी खेती हमारा व्यवसाय खेती ही है। खेती से अब भी जुड़े हुए हैं। खेती स्वयं नहीं करते लेकिन खेती का व्यवसाय खेती है गांव में। और बच्चे पढ़ाई बच्चों की दिल्ली में आके हुई। मैं 1985 में दिल्ली में आ गया था। बेसिकली मेरी सरकारी जॉब थी। जी, मैंने ITI करी थी। टेक्निकल आदमी हूँ मैं। ITI बेस में भी नौकरी लग गई थी। सरकारी जॉब लेके उस समय वैल्यू कम थी। हमारे पिताजी ने कहा, मैं अकेला था पिताजी के, अकेला, कोई भाई दूसरा नहीं था। खेती ज़्यादा थी तो बोले तू नौकरी करेगा, खेती कौन देखेगा, तो क्या रखा है नौकरी में, इस करके नौकरी छोड़ दी। तो स्टार्टिंग मैंने जीवन में खेती शुरू की। 3 साल बहुत मेहनत से खेती की, लेकिन खेती में सफलता नहीं मिली। तो 1985 में मैं दिल्ली में आया। उस समय एक पार्टनर के साथ में फैक्ट्री लगाई दिल्ली में। बच्चों की पढ़ाई लिखाई परवरिश दिल्ली में ही हुई है और पूरे बच्चे आर्य समाज के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे 1991 में सबसे पहला आयुर्वेद दल का शिविर दिल्ली के अंदर लगा। वहीं से विनय जी के साथ मेरा परिचय हुआ, अरविंद राज सिंह के साथ परिचय हुआ। तब से बच्चे पहली बार शिविर में गए, दोनों बेटे। और वो आयुर्वेद दल की शिक्षक की योग्यता का उनका होता है श्रेणी, वहाँ तक उन्होंने आयुर्वेद दल की वो कक्षाएँ ली। इसी तरह से बेटियाँ दोनों, वो भी आयुर्वीरान दल में शामिल रहीं और उन्होंने आयुर्वीरान दल की जो शिक्षिका तक की दोनों ने एजुकेशन ली। तो पूरा परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। बहुत ही उत्तम। सुखबीर जी, आपने बताया था कि शुरू में आपको जो नो स्मोकिंग और जो अंधविश्वास के खिलाफ जो मुहिम थी आर्य समाज की, वो आपको प्रेरणा दे गई थी। अब वो 2 चीज़ें ऐसी थी, उसको लेकर आपके मन में ज़रूर आया होगा कि मैं भी अब कुछ करूं। तो हम चाहेंगे ज़रूर बताएं कि आपने उसके लिए क्या करा, कुछ स्पेशल एफर्ट्स होंगे आपके। अंधविश्वास स्टार्टिंग में, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग किसी दिन कोई यात्रा नहीं करते या किसी विशेष दिन बाल नहीं काटते। एक दिन मेरे सामने ऐसी कुछ घटना आई। हमारी धर्मपत्नी ने कहा, वो मंगलवार का दिन था, मैं सेब बना रहा था, वही मंगलवार सेब नहीं बनाते। उस दिन के बाद मैंने प्रण लिया, मैं डेली सेब नहीं करता। अच्छा। लेकिन मंगलवार और शनिवार 2 दिन जो लोग निषेध मानते हैं, उस दिन सेब मैं ज़रूर बनाता हूँ। हेयर कटिंग, बाल जब कटवाने होते हैं तो नाई के यहाँ जाना होता है, वीरवार को जाता हूँ। उसका मुझे लाभ ये मिला है कि वीरवार को बाल कम कटवाते हैं तो नाई के यहाँ भीड़ नहीं होती, आराम से कट जाते हैं। मैं इस चीज़ को देख करके अंधविश्वास के खिलाफ गया कि ये चीज़ें अंधविश्वास में कोई सच्चाई नहीं है। सबसे पहले ये मुहिम मतलब मैं घर से प्रारंभ की। मैं अपनी जो धर्मपत्नी को कहा कि आप देखना, ये लगभग इस चीज़ को मेरे हिसाब से शायद 45-46 साल हो गए होंगे तब से अब तक, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रेगुलर उसी तरह से उसी नियम से बना रहा हूँ। तो ये चीज़ सिर्फ अंधविश्वास है, इनमें सच्चाई नहीं है। इसी तरह से स्मोकिंग के लिए सभा की तरफ से भी एक धूम्रपान निषेध समिति बनी हुई है, उसमें भी सदस्य के रूप में मेरा नाम जोड़ा हुआ है। तो जितना प्रयास होता है उसके लिए भी जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं। धूम्रपान हमारी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, इससे जितना बचा जाए उतना ठीक है। तो दिल्ली सभा का कोई आप ऐसी कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो आपके टर्निंग पॉइंट लगी, आपको लगा कि नहीं अब नहीं पीछे देखना, अब आगे ही जाना है और सभा को भी नए मुकाम पे लेकर जाना है? ऐसी सभा की अनेक योजनाएं हैं। सभा ने तो अनेक समितियां बनाई, समितियों के माध्यम से काम आगे चल रहा है। लेकिन मैं तो यही मानूंगा, जब से मेरे को ये पुस्तक मेला और स्वाध्याय शिविर का जो दिया था, उसमें जितना भरपूर योगदान हो सकता था उतना मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सभा को ऐसा ना लगे कि हमने किसी गलत व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। तो जो मेरा 100% देने का प्रयास करता हूँ, जो मुझे दायित्व दिया गया है उसको 100% पूरा करने का प्रयास मैं करता हूँ। जैसे 2001 में पहला महासम्मेलन हुआ, उससे पहले महासम्मेलन नहीं हुए थे। 2001 में मुंबई में महासम्मेलन हुआ था। उसके बाद दिल्ली में पहला महासम्मेलन 2006 में हुआ। उसकी भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरे को दी गई। यथाशक्ति व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया और उससे सभी सेटिस्फाई हुए। 2012 के व्यवस्था में मेरे को टॉयलेट, सफाई आदि व्यवस्था दी गई। इतने बड़े महासम्मेलन में वही व्यवस्था 2018 में संभाली और अभी 2026 में भी महासम्मेलन हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन। उसकी भोजन व्यवस्था का दायित्व भी संयोजक समिति थी इस महासम्मेलन की, उसने मेरे को दिया और मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिल करके इसको संभालने का प्रयास किया। वो सब आपने देखा ही होगा। जी, तो आपको क्या लगता है कि जो आर्य समाज के जो सिद्धांत है या महर्षि दयानंद के विचार हैं, उसको दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा किस तरह लेकर जा रही है? क्या बिल्कुल सही है अभी, या इसमें आपको लगता है कि नहीं अभी और काम करना है? देखो, कोई भी काम में आगे बढ़ने की तो मुहिम हमेशा रहती ही है, लेकिन दिल्ली सभा पूरी मुहिम के साथ जितनी सामर्थ्य से भी अधिक सामर्थ्य लगा करके उसको पूरा प्रयास कर रही है। महर्षि दयानंद की विचारधारा, आर्य समाज के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का पुरजोर कोशिश है। हर जन जन तक
जो एक लास्ट मील का व्यक्ति है वहाँ तक भी ये विचारधारा पहुँचे, इस तरह का पूरा प्रयास है दिल्ली सभा की तरफ से। और दिल्ली सभा के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, जो टीम है सारी, पूरा इसमें प्रयासरत है। और मेरा अपनी वैसी मानना है कि हम काफ़ी हद तक इसमें सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो अंतिम पड़ाव किसी का होता नहीं है, तो प्रगति ऐसी चीज़ है कि निरंतर चलने वाली चीज़, सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है, आगे भी चलती रहेगी, चलती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, 50 वर्षों का एक स्वर्णिम पूरा इतिहास है जो निरंतर अभी चल रहा है और आगे कई वर्षों तक जाएगा। तो आपके जैसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, तो हम भी ये शुभकामनाएं देंगे। और हाँ, आपको हम बधाई जरूर देना चाहेंगे इस स्वर्णिम जो 50 वर्ष हो रहे हैं इस अवसर पर। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के 50 वर्ष हुए हैं। इन 50 वर्षों के, चूँकि मेरे को लगभग 35-36 साल तो हो गए इस वर्किंग में काम करते हुए। पहले का जो था उसका मेरे को अनुभव उतना नहीं है, लेकिन निस्संदेह जब भी अधिकारी रहे होंगे अपनी इतनी सामर्थ्य उन्होंने भी काम जरूर किया होगा, और तभी जब सभा यहाँ तक पहुँची है। और वर्तमान में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा काम बहुत प्रगति से, बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आगे चल रहे हैं। जन जन तक ये प्रचार का काम चल रहा है, महर्षि दयानंद की विचारधारा पहुँच रही है, प्रचारक प्रकल्पों के माध्यम से, मीडिया सेंटर के माध्यम से, आर्य संदेश के माध्यम से, और भी अनेक यूट्यूब चैनल चल रहे हैं सभा के माध्यम से, उनके द्वारा जन जन तक प्रचार जरूर पहुंच रहा है। वीर जी, आपने वो समय भी देखा है जब शुरुआत था, आपने बताया कि उस टाइम ज़्यादा एक्टिव हुई थी, और आज भी आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं की सोच में, कार्यकर्ताओं के जो जज्बे में कुछ फर्क, कुछ अंतर देखा है आपने? हाँ, अंतर तो निसंदेह आता है। हर समय के दौर का तरीका, काम करने का तरीका, सोच अपनी अलग होती है। उस समय ये प्रचार के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया नहीं था। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो इसके जो टेक्निकल आदमी ज़्यादा जानते हैं, जो आजकल युवा, छोटा युवा है, वो इसमें बहुत एक्टिव है। जैसे अभी आपने देखा होगा पंचकुला में छोटे बच्चों के शिविर लग रहे हैं, पिछले 3-4 साल से कंटिन्यू लग रहे हैं। 15-16 साल के बच्चों को ले जाते हैं, वो बहुत एक्टिव हैं और बड़ा रुचि उनके पैदा हो रही है। और निस्संदेह जब बड़े होंगे, युवा होंगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे से भी शायद अच्छा ज़्यादा काम कर पाएंगे वो, क्योंकि तकनीकी रूप से वो ज़्यादा बेहतर है, सक्षम है। हमारे जैसे हम उतना नहीं जानते, लेकिन आज का युवा उससे ज़्यादा जानता है। तो आपको लगता है कि ये पीढ़ियों का जो बैलेंस है, पूरा जो नया और पुराने का अनुभव और नया का जो आगे टेक्निक है, उसको बैलेंस करना है? ये वैसे जो मेरी पीढ़ी के जो लोग हैं, उन्होंने वो टाइम भी देखा है जब मोबाइल फ़ोन था ही नहीं। फ़ोन भी था तो वो रिंग टोन वाला लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, और अभी के टाइम में वहाँ से देखें तो प्रगति होते हुए AI का टाइम भी आ गया। तो हमने वो ज़माना देखा है, उस समय ना कंप्यूटर होता था, ना मोबाइल होता था, काम करने का तरीका मैनुअल होता था। आने जाने के साधन में बड़ा परिवर्तन हुआ है। और आज का टाइम में तो हमने वो टाइम भी देखा है और वो टाइम भी देखा है, और आज जो बिल्कुल क्रांति आ रही है नई तरीके से टेक्नोलॉजी की, AI वगैरह की, तो वो भी हम फेस कर रहे हैं। तो हमारे तो अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि हमने सारा टाइम देखा। जी सुखबीर जी, आपने जैसे बताया टेक्निक एक चुनौती शायद उस टाइम रही होगी, क्योंकि अभी एडवांस हो गया। अभी एडवांस। और चुनौती मैं जानना चाहूंगी कि उस समय क्या चुनौतियां सामने आई थी? कोई विशेष स्मृति आपकी रही हो जिसको आपने ओवरकम किया हो कि नहीं, मैं ये करके रहूंगा और मैंने ये किया? उस समय एक तो आने जाने के साधन कम हुआ करते थे, लेकिन जज्बा होता था काम करने का, करना है, चाहे जैसे भी करना हो करना है। आज काम करना बहुत आसान हो गया है उस समय के मुकाबले। उस समय गाड़ियाँ कम थी, साधन नहीं थे, मोबाइल संपर्क सूत्रता नहीं था। तो इन चीज़ों को देखते उस समय चुनौतियाँ काम करने की बहुत ज़्यादा हुआ करती। मैनुअल पावर लिखने की, कंप्यूटर नहीं थे, तो रजिस्टरों से मैनुअल उनको रिकॉर्ड में रखना, बिलिंग करनी है तो मैनुअल करनी है। आज तो बहुत सारे इजी तरीके हो गए, हम मोबाइल से भी साधन बहुत जुटा सकते हैं, कंप्यूटर है, और भी लेटेस्ट AI आ गया। तो आज चुनौतियां तो हैं आज भी, लेकिन उस समय के मुकाबले कम है। हो सकता है उस समय की चुनौतियाँ अलग टाइप की होंगी, आज की चुनौतियाँ अलग टाइप की हैं। तो आज हमें टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर देना होगा। तकनीक के हिसाब से हम कम समय में ज़्यादा प्रचार माध्यम पहुँच सकते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो आज का ये थोड़ा इजी, मेरे को अपना मन है कि आज थोड़ा इजी हो गया काम करना बनस्पति उस समय के। जो चुनौतियां जैसे आप बता रहे हैं, तो कोई आपका कोई अपना एक्सपीरियंस जब आप फील्ड में जाते हो काम करने, तो वो आप कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, एक बार अभी 2-1 साल पहले की घटना है। हमारे यहाँ पार्क में कुछ लोग घूमने तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन उसमें कुछ टीचर्स का कुछ ग्रुप ऐसा है जो अक्सर मनु स्मृति का विरोध करता है। जी, एक बार मेरी चर्चा हुई उनसे, तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप मनु स्मृति का विरोध आप किस आधार पर करते हैं, उसका कोई कारण तो बताएं।
मनुस्मृति में तो मैंने पढ़ी है, मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगा कि जिसका आप विरोध कर सकें या किसी जाति विशेष के उसमें खिलाफ चीज़ हो या किसी व्यक्ति के खिलाफ चीज़ हो, मुझे तो कोई लगा नहीं ऐसा। तो मैंने उनको चैलेंज किया कि आपने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, ये चैलेंज मैं करता हूँ। नहीं तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ला के देता हूँ आपको, या आपने कहीं पढ़ी है तो वो ला करके मेरे को दें, नहीं तो इसका विरोध करना छोड़ दें। तो बड़े चैलेंज का बहस काफ़ी बढ़ गई थी। तो उसके बाद खैर उन लोगों ने वो बहस में हिस्सा नहीं लिया, लगभग वो हमेशा मनुस्मृति का विरोध किया करते थे। जिस तरह मैंने उनको समझाया, चैलेंज किया, उसके बाद से उन्होंने मनुस्मृति का विरोध करना बंद कर दिया। वो व्यक्ति आज भी आते हैं लेकिन आज उस पर चर्चा नहीं करते। तो इस तरह की जो डिफ़िकल्टी आई है वैदिक विचारों को और इसको आगे लेकर जाना यूथ के पास, ये अभी भी एक चुनौती ही है। जी, अभी भी चुनौती है। और देखिए 2011 से जिस पार्क में मैं जाता हूँ रोज़ाना योगा भ्रमण वगैरह करने के लिए, 2011 में घटना हुई थी, स्वामी रामदेव जी के साथ रामलीला मैदान में मारपीट हुई थी। तो शायद शनिवार का दिन था, नेक्स्ट डे उसके संडे था। तो हमने विचार किया कि उन अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम पार्क में हवन करते हैं। उस दिन हवन किया। उसके बाद मैंने विचार दिया कि भाई क्यों ना हम हवन को प्रति संडे को यहाँ रविवार को किया करें, जैसे योग की क्लास रोज चलती है, रविवार में एक दिन हवन कर लिया करें। सबको एक्सेप्ट किया और वो 2011 से आज तक वो प्रक्रिया चल रही है। हर रविवार को वहाँ पार्क में, डीडीए पार्क है बहुत बड़ा, प्रत्येक रविवार को तब से आज तक बिना नागा हवन होता है। और धीरे धीरे हुआ क्या, 2-3-4 साल के बाद में लोगों के सब, मैंने आर्य समाज के बारे में बताया तो आर्य समाज से लोग जुड़े और वहाँ पर भवन तो नहीं है लेकिन एक बहुत मजबूत अच्छी आर्य समाज के संगठन की स्थापना हुई और वो समाज आज बढ़िया बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के उपलब्धि रही जो एक आर्य समाज की स्थापना हो गई, जो बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में कर रही है इस समय। आर्य समाज विकास नगर, जिसको शिव विहार कॉलोनी भी बोलते हैं, वहाँ बहुत बड़ा अस्पताल, वो डीडीए पार्क है, वहाँ हवन निरंतर चलता है। और उसके माध्यम से फिर घर घर छोटे छोटे गलियों में घरों में हवन करना प्रारंभ हुआ। और जो हमारी सभा की योजनाएं घर घर या घर घर, उससे कुछ लोग जुड़े तो आज अनेक घरों में सैकड़ों, तो वहाँ पर ऐसी महिलाएं कार्यकर्ता तैयार हो गई हैं जो स्वयं आज हवन करना सीख गई हैं, जो आज दूसरे घरों में करने के लिए हवन भी जाती हैं। तो ये बड़ा उपलब्धि रही है। सुखबीर जी, आने वाले 25-30 साल, ज़्यादा नहीं मैं आगे जाती, आने वाले 25-30 साल में आप जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा है उसके कार्यों को कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा स्वर्णिम भविष्य है। जिस हिसाब से आज काम चल रहा है और जो नए नौजवान और अच्छे जुड़ रहे हैं, जो नई तकनीकी से जुड़े हुए हैं और नई सोच रखते हैं, नई विचारधारा रखते हैं, नया उनका संकल्प है, तो मैं समझता हूँ शायद 25-30 सालों में इससे और निरंतर आगे प्रगति होगी। मेरा अपना ऐसा मानना है। तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट लेके आप, कौन से ऐसे प्रकल्प चल रहे हैं जो आपको लगता है कि उससे अब जितना कार्य हुआ है, जो महर्षि के कार्य जो अधूरे रह गए थे वो और पूरे हो जाएंगे? देखिए, एक तो महर्षि का जो प्रकाशन का कार्य है वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा, प्रचार के जो केंद्र बनने हैं, जैसे अभी पंचकुला का एक सेंटर बन रहा है, एक पुंडुचेरी में बना है, तो अनेक ऐसी योजनाएं दिख रही हैं कि इनके माध्यम से और हमारा जो काम है, जो हम युवा नए जुड़ रहे हैं, और एक बिजनेस का एक प्रकोष्ठ बनाया है जो आपस में संगठन हो, आर्य समाज विचारधारा जो लोग जुड़े हुए संगठित हों और अपना व्यापार को भी आगे बढ़ाएं। इस तरह की अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो हम संगठित रूप से इकट्ठे भी हों, एक और ताकत संगठितीकरण में ताकत हुआ करती है, इकट्ठे होकर आगे बढ़ें तो निरंतर आगे बढ़ते समाज को लेकर आगे चलें। तो ऐसी अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो समाज को प्रगति की तरफ लेके जाएंगी। कार्यक्रम का समापन करना है, लेकिन मैं चाहूँगी कि जो कैसी शुभकामनाएं आप देना चाहेंगे, कैसा संदेश देना चाहेंगे आर्य समाज के जो युवक है या फिर जो कार्यकर्ता हैं जो प्रेरणा लेना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए कहूँगा कि आर्य समाज एकमात्र ऐसा संस्था है जहाँ के सिद्धांतों में सच्चाई है और पाखंड नहीं है, ढोंग नहीं है, दिखावा नहीं है। और आजकल का युवा बहुत समझदार है, वो इन चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो मैं सभी श्रोताओं को, सभी युवाओं को ये प्रेरणा जरूर दूंगा, इस शुभकामनाएं भी दूंगा और प्रेरित भी करूंगा कि आर्य समाज की संस्था से जुड़ें और अपना फ्यूचर भविष्य उज्जवल करें। और अभी आपने पूछा था कि यार याद आ गया मेरे को, जैसे अभी हम जो IAS IPS की योजनाओं को बढ़ा रहे हैं, उससे बहुत उच्च शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम सभा के माध्यम से किया जा रहा है।
और छात्रवृत्ति योजना भी चलाई जा रही है। तो ऐसे अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे समाज का फ्यूचर बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। नए युवा जुड़ेंगे और नए युवा नई जोश, नए विचारों के साथ इस संस्था को और आगे लेके जाएंगे, ऐसा मुझे फ्यूचर दिखाई दे रहा है। यही मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। चलिए, श्रीमान सुखबीर सिंह आर्य जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने ये शुभ संदेश हमारे दर्शकों को दिया और हमें समय दिया। मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, समय दिया, इसके लिए मैं आभारी। आप सबका, संस्था का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार। सभी को सादर नमस्ते। तो संस्थाएं भवनों से नहीं, संकल्पों से बनती हैं और जब संकल्प समाज सेवा का हो तो उसकी यात्रा पीढ़ियों तक प्रेरणा बन जाती हैं। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के स्वर्णिम 50 वर्ष इसी प्रेरणा का जीवंत उदाहरण है। आज लूंगी विदा, लेकिन आभार व्यक्त करते हुए फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। धन्यवाद।